सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि टीएनसी जो है वो होता क्या है, वो सब हमने देख लिया था। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू दीज टीएनसीज। तो पहला और जो बेसिक फीचर आपको टीएनसी में देखने को मिलेगा वो यही रहेगा कि इनके जो साइज होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ओके, वेरी लार्ज इन साइज यानी कि इनके जो ऑर्डर्स होंगे दे आर लार्ज इन साइज। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनका जो ऑर्डर साइज होता है ना वो बहुत ही लार्ज होता है। इनके जो सेल वॉल्यूम होते हैं, इनका सेल्स जो है, टोटल सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो एक अगर हम एवरेज टीएनसी की बात करें तो इनका जो है टोटल एसेट का जो सेल्स वैल्यू होगा वो भी उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहेगा। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि वो जो है डिफरेंट आपको कंट्रीज़ में उसके सब्सिडरीज मिलेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लोग क्या करते हैं, जाके मर्जर्स करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, वैसे वो एक्सपैंड होते जाते हैं। तो ये इन सब एक्सपेंशन के लिए भाई देखो पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। तो इनके पास जो है पूल ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा होता है और उसी से ही जो है ये लोग और बड़े बड़े बनते चले जाते हैं। तो टीएनसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आपको यही देखने को मिलेगा कि दे आर लार्ज इन साइज। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट फीचर आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टीएनसीज जो होते हैं दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन देयर फॉरेन सेल्स। तो हमने यहाँ पे यही पढ़ा है कि भाई जो टीएनसी होते हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो बेसिकली किसके लिए बना रहे होते हैं, अदर कंट्रीज के लिए। अदर कंट्रीज को केटर करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनता है। तो ऑब्वियसली अगर हम इनका प्रॉफिट भी वहीं से आएगा, इनका प्रॉफिट भी आएगा फ्रॉम सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो है फॉरेन सेल जो है कि फॉरेन में कितना इनका सेल हुआ वही जो है डिपेंड करता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे। ओके, सो देयर हैज बीन अ स्टडी ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ फॉरेन सेल्स इन टोटल सेल्स एंड द सेल्स ऑफ टीएनसी एक्सीड द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का जो है बहुत ही ज़्यादा, फॉरेन जो सेल्स होता है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ये टीएनसी के फंक्शनैलिटी पे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई टीएनसी जो होते हैं ये मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइजेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये वन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। मल्टी प्रोडक्ट यहाँ पे वो बेच रहे होते हैं, एक ही टाइम पे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। और ये देखो इतने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स होते हैं कि इनका जो है टॉप ब्रांड का नाम कुछ होता है, ये अपना एक प्रोडक्ट लाइन अलग से लॉन्च करते हैं जिसका नाम अलग होता है, जिसका एक जो है अलग ही निशेड प्रोडक्ट रहता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है एक ही टाइम पे ये लॉन्च करते हैं, एक ही टाइम पे बेचते हैं। और ये प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि ये सिमिलर होगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर भाई कुछ कॉस्मेटिक टाइप का सामान बेच रहे हैं तो खाली सारे प्रोडक्ट रेंज कॉस्मेटिक का होगा, ऐसा नहीं है। सिमिलर भी हो सकता है और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स गिव्स देम अ ट्रेमेंडस मार्केट पावर। मार्केट में इनका जो पावर रहता है वो उनका काफ़ी ज़्यादा पावर बन जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मल्टी प्रोडक्ट्स जो है जो कि ये एंटरप्राइजेस जो है बनाते हैं और ये जो बेचते हैं। फिर एक और फीचर टीएनसी का हमें ये देखने को मिलता है कि भाई इनके पास जो है कमांड रहता है टेक्नोलॉजी एज वेल एज इनोवेशन पे। इनके देखो ये क्या करते हैं, ये अपना ना मतलब ये हर कंट्री में जाके वहाँ का जो है वो वहाँ का जो उस कंट्री का मेन, जैसे जापान हो गया, जापान की अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग का कुछ सेटअप करेंगे। अगर उन्हें या फिर कुछ लगता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो R&D भी सेटअप कर सकते हैं जापान में। उनको दिख रहा है कि भाई चाइना में सस्ते में बनता है प्रोडक्ट, जो लेबर का कॉस्ट है वो कम है, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट सेटअप कर सकते हैं। तो वो हर जगह जाके जो है हर जगह का जो है जो फ़ायदा वहाँ से उठाने की कोशिश करते। तो इससे होता क्या चला जाता है, इनका भी इनोवेशन बढ़ता चला जाता है। एज अ कंपनी ये इनोवेटिव होते हैं, एज अ कंपनी इनके पास पूल ऑफ लार्ज टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी भी जो है लेटेस्ट ही रहता है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस जगह में वहाँ पे R&D सेंटर्स वगैरह खोलते हैं। इनकी R&D कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये ना अपने पैसे बहुत ज़्यादा R&D पे खर्च करते हैं। अगर हम इनका रिसोर्स एलोकेशन देखें, मनी जो है ये जो है बहुत ज़्यादा एलोकेट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, सो यहाँ पे जो है इनके पास इनका स्ट्रेंथ है कि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल एज लेटेस्ट इनोवेशन का जो है इनके पास हमेशा एक्सेस रहता है। फिर नेक्स्ट है भाई कि ये जो है
बहुत ही ज़्यादा इनके जितने भी एफिलिएट्स होते हैं टीएनसीज के, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटर्स आ जाए, उसको जो है वो फर्स्ट हैंड प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हैं, प्रोएक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे इनके कस्टमर जो, अगर कस्टमर का कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है किसी कंट्री में, तो वो उसकी कंटिन्यूस R&D करके जो है उसको उसके हिसाब से जिनको जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स चाहिए उनको उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बना के ये लोग जो है वो बेचते चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर हो गया, हर चीज़ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है इन चीज़ों को वो देखते हैं और फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्स जो है प्रॉब्लम को आने से पहले ही वो जो है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब प्रोएक्टिव बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं। फिर इनके पास जो है रिसोर्स का पूल बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन एसेट्स इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है R&D फैसिलिटी पे उसके पास इनोवेशन करने के लिए एक अलग सा सेंटर है, उसके लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उनको टेक्नोलॉजी के लिए, सप्लाई चेन के लिए अलग फैक्टर, तो इनके पास सारा मिला के इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का क्या बन जाता है, पूल बन जाता है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट कंट्रीज में है तो इनको एक्सेस भी मिल जाता है डिफरेंट कंट्रीज का, नॉलेज मिलता है डिफरेंट कंट्रीज का। इनके एम्प्लॉयज डिफरेंट होते हैं, इनके कुछ जापानीज एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ इंडियन एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ चाइना के एम्प्लॉयज होते हैं, तो इनके हर तरीके के एम्प्लॉयज होता है। हर इनके पास जो है पूल जो रिसोर्सेज है उसका एक पूरा का पूरा भंडार रहता है। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चीज़ है इनके पास जो है कि इतना ज़्यादा जो है इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज का पूल रहता है। देन फाइनली ये जो है एक कॉमन विजन से जो है बंधे हुए होते हैं। इनके जो हेड ऑफिस ने जो बनाया होता है, हेड ऑफिस ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाए होते हैं वो स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका जो है वो विजन जो होता है वो विजन कॉमन रहता है। ओके, सो उसी विजन को लेके जो कि इनके हेड ऑफिस बनाते हैं, उस विजन को लेके ये लोग कॉमन अपना स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसी स्ट्रैटेजीज पे ये लोग जो है काम करते हैं और एक हारमोनियस तरीके से जो है सारे अपने सब्सिडरीज को, सारे अपने कंट्री में जितने भी अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं सबको जो है इकट्ठा लेके क्यों चलते हैं, टू अचीव दिस कॉमन विजन। तो सारा जो जितने भी सब्सिडरीज हैं हम उन सबको जो है एक कॉमन विजन रहता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इनको ड्राइव करता है। सो दीज आर सम ऑफ द नोटेबल फीचर्स जो कि आपको टीएनसी में जो है देखने को मिलेगा। दे आर लार्ज इन साइज, इनके फॉरेन सेल्स पे ये डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा पावर इनके पास रहता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भंडार ये है, रिसोर्स का पूल ये है, दे आर रिस्पॉन्सिव, ऑल दी सब्सिडरीज आर रिस्पॉन्सिव, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये लोग रिएक्ट करते हैं इनके पास, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके पास वो है ना रिसोर्स वगैरह, तो ये जल्दी से रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं। अगर कुछ किसी भी तरीके का चेंज हो रहा हो इनके एनवायरनमेंट में, चाहे कस्टमर में चेंज आ गया हो या फिर इनके कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी चेंज आ गया हो, किसी भी तरीके का चेंज आ गया हो, जल्दी जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और ये सब जो है एक कॉमन विजन को लेके उसको अचीव करने के लिए ये लोग जो है अपना सारा काम करते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ टीएनसी।